हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मैगज़ून पर। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग डेली बेसिस पर लाते हैं अपने कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आज हम यहाँ फिज़िक्स में अपने साउंड पे बहुत अच्छे एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो आपके आरआरबी जेईई 2019 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत क्वालिटी मटेरियल आप लोगों को देते हैं और बहुत कम लेक्चर्स ही हम लोग अपलोड करते हैं, ताकि उसकी जो क्वालिटी हो बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो सके। कोई बहुत फर्जीवाड़ा हम लोग यहाँ पर नहीं करते हैं। और बहुत जल्दी हम लोग अपना मैकेनिकल का टेक्निकल सेक्शन शुरू करने वाले हैं यहाँ पर। और ये टेक्निकल सेक्शन हम लोग शुरू करेंगे अपने RS खुरमी और RK जैन 2 बुक्स के साथ। और आज जैसे कि आपको पता है 15 जनवरी है, तो आज हमारे करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी आप लोग कर चुके होंगे, जो हमारे 5 और 5:15 बजे आते हैं। आज हम लोग करेंगे साउंड के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एमसीक्यूज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है, व्हेन अ वेव ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम, जब भी कोई वेव किसी मीडियम के थ्रू ट्रैवल करती है तो आपको पता है आपकी जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है। एनर्जी ट्रांसफर होती है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, ठीक है, और ये कॉन्स्टेंट स्पीड पर होती है। तो ये चीज़ हम लोग साउंड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो हमारी एनर्जी है वो ट्रांसपोर्ट होती है मीडियम में एट कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द रिफ्लेक्टर इन एयर सो दैट द एको इज हर्ड अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। देखिए इस चीज़ का पूरा डेरिवेशन मैंने कराया था जब हम लोग स्टडी कर रहे थे, लेकिन मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। मान लीजिए आपका सोर्स है, ठीक है, ये आपका रिजिड ऑब्स्टिकल है, ये सोर्स है, ये रिजिड ऑब्स्टिकल है, और सोर्स से आपकी साउंड वेव्स जाएंगी। तो मान लीजिए d डिस्टेंस ट्रैवल करके गई और एको के लिए वापस भी आना पड़ेगा, तो d डिस्टेंस वापस भी आ गई, तो टोटल डिस्टेंस मेरा हो गया 2d। और एको को सुनने के लिए दोनों एकोस के मतलब दोनों साउंड्स के बीच में जो डिस्टिंक्ट हमारा टाइम होता है वो होता है 0.1 सेकेंड्स होता है, ठीक है। तो अब आप लगा दीजिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और हमें पता है एयर में साउंड की स्पीड कितनी होती है, 340 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से जब आप d निकालेंगे तो d आपका आ जाएगा 17 मीटर, ठीक है। तो सही आंसर आ जाएगा यहाँ पर 17 मीटर। नेक्स्ट देखिए, बैट्स रिफ्लेक्ट्स द ऑब्स्टिकल्स इन देयर पाथ बाय रिसीविंग द रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो यहाँ पर हमारी बैट्स और डॉल्फिन्स जो होती हैं, ये हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करती हैं अपना शिकार पकड़ने के लिए और ऑब्स्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारी जो रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी होती है, रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी होती है, ये होती है हमारी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। तो मतलब सिर्फ जो ह्यूमन ईयर है वो इतनी ही रेंज में आपको डिटेक्ट कर पाएगा साउंड को, इससे नीचे नहीं कर पाएगा, इससे ऊपर नहीं कर पाएगा। इससे नीचे हम लोग बोलते हैं इंफ्रासोनिक, ठीक है, इससे नीचे हम लोग बोलते हैं इंफ्रासोनिक, और इससे ऊपर हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, ठीक है। इससे ऊपर हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी। तो इससे ऊपर नहीं सुन सकता, इससे नीचे नहीं सुन सकता, ठीक है। और यही है हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स। और आपको पता है हमने अल्ट्रासाउंड इमेजिंग के बारे में बताया था, जिसको यूज़ करके हम लोग ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को मतलब इमेज करते हैं, वहाँ पर पढ़ते हैं उसके बारे में कि क्या हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में, या जैसे इंटरनल ऑर्गन्स में कोई कमी आ गई है या कोई डिफेक्ट है, तो ह्यूमन बॉडी में हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग। तो कहते हैं ना हम लोग ने अल्ट्रासाउंड कराया है, तो वहाँ पर भी हमारी अल्ट्रासाउंड वेव्स या अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज होती हैं। अगला देखिए, द वेवलेंथ ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इज 20 सेंटीमीटर। मतलब लैम्डा आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप स्पीड को नॉर्मली हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस हमारा होता है लैम्डा अपॉन टाइम, और आपको पता है 1 अपॉन टाइम क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग लिख सकते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, जहाँ f क्या है मेरी फ्रीक्वेंसी। इफ द वेव वेलोसिटी v आपको दिया हुआ है 24 मीटर पर सेकेंड, तो इसको कर लेंगे मीटर में चेंज, तो 20 अपॉन 100 हो जाएगा, दिस वुड बी 0.2 मीटर, ठीक है। क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी v अपॉन लैम्डा। v है आपका 24 अपॉन लैम्डा है 0.2, डेसिमल हटेगा 0 लगेगा, हो गया आपका 120। तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 120।
टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन वेव का मतलब होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, यही तो होता है हमारा टाइम पीरियड। तो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है 120, तो हो जाएगा 8.3 इंटू 10⁻³ सेकेंड। तो ये हो गया आपका आंसर सेकेंड पार्ट का। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 आपको वेव फॉर्म्स दिए हुए हैं A, B और C, ठीक है। ये पूछा है विच ऑफ द वाइब्रेशन इज ऑफ लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर कौन सा वाइब्रेशन लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड का है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे फिगर बी में ये जो है ये हमारे लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड का, ये एम्पलीट्यूड लार्जेस्ट नहीं है, बी हमारा लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। अगला देखिए विच ऑफ द वाइब्रेशन इज अ प्रिंसिपल नोड। तो अगर प्रिंसिपल नोड की बात करें तो मतलब सिर्फ वहां एक ही लूप बनता है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल नोड जो है हमारा फिगर सी में दिख रहा है आपको। व्हाट इज द सब्सिडरी, विच सब्सिडरी इज रिप्रेजेंटेड बाय वाइब्रेशन इन फिगर ए। अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए तीनों की वेवलेंथ सेम है, ठीक है, तीनों की वेवलेंथ सेम है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ वेव्स कितनी प्रोड्यूस हो रही है 3, यहाँ पर नंबर ऑफ वेव्स कितनी प्रोड्यूस हो रही है 2, यहाँ पर नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हो रही है 1, ठीक है। तो अगर यहाँ की फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करें, यहाँ नंबर ऑफ वेव्स कितनी है 3, तो ये फ्रीक्वेंसी 3f हो जाएगी, ये फ्रीक्वेंसी 2f हो जाएगी और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी f हो जाएगी। तो यही हमें बताना है विच सब्सिडरी इज रिप्रेजेंटेड बाय द फिगर इन वाइब्रेशन फिगर ए, ठीक है। तो यहाँ पर 3 फ्रीक्वेंसी 3f हो जाएगी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 2f हो जाएगी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी f हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अ वायर स्ट्रेच बिटवीन द 2 फिक्स्ड सपोर्ट्स इज प्लग्ड एग्जैक्टली इन द मिडिल एंड देन रिलीज, इट एग्जीक्यूट्स। अब देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए 2 रिजिड सपोर्ट है, वॉल है मान लीजिए, यहाँ पर मैंने एक तार को लगाया और तार को मैंने ऊपर प्लग करके छोड़ दिया, तो ये आप देखिए ये इस तरीके से कुछ वाइब्रेशन करने लगेगा, ठीक है। तो देखिए वाइब्रेशन 2 तरीके के होते हैं, एक होता है फोर्स्ड वाइब्रेशन, एक होता है फ्री वाइब्रेशन। फोर्स वाइब्रेशन में आप कंटिन्यूअसली फोर्स लगाते रहेंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाते रहेंगे, जिसके कारण आपका वाइब्रेशन होता रहेगा। लेकिन एक होता है फ्री वाइब्रेशन, मतलब एक बार फोर्स लगाने के बाद वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद वाइब्रेट करता रहेगा। तो जब आपने प्लग करके इसे छोड़ दिया, तो आपने एक बार फोर्स लगाया, उसके बाद आपने जब छोड़ा तो ये खुद ब खुद इस तरीके से ऊपर नीचे वाइब्रेट होता रहेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं ये है एक तरीके के फ्री वाइब्रेशंस। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फ्री वाइब्रेशंस का। नेक्स्ट देखते हैं, When a body vibrates under periodic force, the vibrations of the body are। अब देखिए यहाँ पर periodic force का मतलब है कि एक fixed interval of time पर आप continuously force लगा रहे हैं और ये force externally लगाया जाएगा, ठीक है। ये force आपका externally लगाया जाएगा, आप continuously ऐसा force लगा रहे हैं, तो उस force की वजह से जो हमारे vibrations हो रहे हैं वो हमारे हो गए forced vibration। तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन हमारा C। नेक्स्ट देखते हैं, द डैम्प्ड वाइब्रेशंस आर। देखिए डैम्पिंग का मतलब क्या होता है, हम वाइब्रेशंस को कम कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े जो जनरेटर्स होते हैं उनके नीचे एक बेस बनाया जाता है, ताकि जो वाइब्रेशंस आपका जनरेटर प्रोड्यूस कर रहा है वो बेस में आप मतलब जमीन में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन ना जाए, तो वहां पर हम लोग क्या कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं वाइब्रेशन को, आइसोलेशन ऑफ वाइब्रेशन वहां पर हम लोग करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे जो वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड होता है वो काफी हद तक समय के साथ घट जाता है। तो मेन हमें यही होता है कि बहुत ज्यादा घड़गड़ ना हो, वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा ना हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वाइब्रेशंस को आइसोलेट कर देते हैं। और ये किससे करते हैं, बाय मींस ऑफ अ सपोर्ट, ठीक है। एक ब्लॉक या सपोर्ट बना देते हैं नीचे ग्राउंड पर, उसके ऊपर माउंट कर देते हैं हमारे जनरेटर या किसी भी वाइब्रेटिंग मशीन या बॉडी को, ठीक है। तो यहाँ पर मेन रीजन होता है ताकि उसका एम्पलीट्यूड जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज कर जाए। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, अ ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज विल रेजोनेट विद अ फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, ये देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, या तो बराबर होनी चाहिए या तो इंटीग्रल मल्टीपल होनी चाहिए उसका, ठीक है। जैसे मान लीजिए 256 है तो 256 का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर आप देखें 256 फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, तो इसके साथ डेफिनेटली ये रेजोनेट कर जाएगा, क्योंकि दोनों जब फ्रीक्वेंसीज मैच हो जाएंगी मेरी, तो यहाँ पर ये मतलब रेजोनेट करने लगेगा। नेक्स्ट देखिए, द स्केचेस 1 to 4 shows the sound waves all formed in the same interval of time। मतलब सबका टाइम इंटरवल सेम है, मान लीजिए 1 सेकेंड में फॉर्म हो रही है ये आपकी साउंड वेव्स। तो यहाँ पर एक वेव ये है 1, ये 2 है,
ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। विच डायग्राम शोज अ नोट फ्रॉम अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। देखिए जब भी आपका किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से फॉर्म होगा तो आपका जो वेव का पैटर्न होगा वो बहुत इर्रेगुलर होगा। वेव पैटर्न इज इर्रेगुलर और नॉट स्मूथ, ठीक है। दिस वुड बी इर्रेगुलर और नॉट स्मूथ। तो यहाँ पे हमारा इर्रेगुलर हो जाएगा या स्मूथ पैटर्न नहीं होगा। तो अगर हम सारी इस ऑप्शंस को अपने देखें तो हमारा जो 4th वाला पैटर्न है उसमें एक इर्रेगुलरिटी है। देखिए यहाँ पर ये इर्रेगुलरिटी है। बाकी क्या है, आपके पूरे बहुत स्मूथ है पैटर्न्स, बाकी पैटर्न्स हमारे बहुत स्मूथ हो गए। दूसरा, अ सॉफ्ट साउंड। सॉफ्ट मतलब जो ज्यादा लाउड ना हो। अब आपको पता है जो ज्यादा लाउड नहीं है, और लाउडनेस हमारी एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। तो आउट ऑफ 1 2 3 4 सबसे कम एम्पलीट्यूड हमारा 1 का है। तो जिसका एम्पलीट्यूड सबसे कम होगा वो साउंड ज्यादा हमारी लाउड नहीं होने वाली। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका 4th और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। ये है हमारा 1 जिसकी लाउडनेस बहुत कम है, और ये हमारा 4 जहाँ जो आपके एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में से निकाला जाएगा। अगला देखिए, अब बेस लो फ्रीक्वेंसी नोट। लो फ्रीक्वेंसी देखिए किसकी है। अगर लो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हम फ्रीक्वेंसी मेनली होती है नंबर ऑफ वेव्स कितनी। अब देखिए इस वाले फर्स्ट वाले में 1 2 वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही वेव प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पर भी देखें 1 और 1.5 वेव यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है, और यहाँ पर कितनी वेव्स 1 2 3, यहाँ पर 3 वेव्स प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नंबर ऑफ वेव्स सिर्फ एक ही प्रोड्यूस हो रही है, कंप्लीट वेव। तो इसकी फ्रीक्वेंसी काफी कम है, और आपसे पूछा भी गया है लो फ्रीक्वेंसी। तो लो फ्रीक्वेंसी किसमें हो गई, हमारे ऑप्शन 2 में। तो यहाँ से सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखिए, बाय रिड्यूसिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव हम लोग क्या चीज रिड्यूस कर सकते हैं। आपको पता है जो हमारी लाउडनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो एम्पलीट्यूड जितना कम होगा लाउडनेस मेरी उतनी ही कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या है, अगर हमें एम्पलीट्यूड को रिड्यूस कर रहे हैं तो हमारी लाउडनेस भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, 2 साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस, दोनों की लाउडनेस सेम है, पिच भी सेम है, प्रोड्यूस्ड बाय 2 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स डिफर। अब देखिए इंस्ट्रूमेंट अलग हो गए, अगर 2 अलग इंस्ट्रूमेंट हो गए तो यहाँ पर उनका जो हमने बताया था वेव फॉर्म जो होता है वो अलग अलग हो जाएगा। जैसे फ्लूट की अगर मैं बात करूं तो फ्लूट का वेव फॉर्म हो जाएगा ये, लेकिन अगर मैं पियानो की बात करूं तो उसका वेव फॉर्म कैसा हो जाएगा, ट्रायंगुलर हो जाता है, ठीक है। तो यही हमारा बस डिफरेंस होता है कि वेव के फॉर्म्स को देखकर हम लोग ये बता सकते हैं कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अलग अलग हैं, हमारी साउंड वेव्स अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस करी गई हैं। नेक्स्ट देखिए, 2 sounds A and B are of same frequencies F and 2F respectively। अब देखिए जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है, डेफिनेट सी बात है वो कैसी फ्रीक्वेंसी वाली साउंड होगी, वो हमारी उसकी श्रिलनेस या पिच जो होगी वो कम होगी। लेकिन जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी पिच और श्रिलनेस दोनों ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 2F वाले की बात करें तो 2F वाला जो हमारा B के करस्पॉन्डिंग है ये ज्यादा श्रिल होगी, और F जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है वो आपकी एक ग्रेव साउंड होगी। तो B श्रिल हो गई, A आपकी ग्रेव हो गई, क्योंकि आपकी पिच या फिर श्रिलनेस जो होती है, पिच और श्रिलनेस ये डिपेंड करती है आपके किस चीज पे डिपेंड करती है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ठीक है। और लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है हमारी, ये डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारी लाउडनेस की जो यूनिट होती है, जिस यूनिट में हम अपनी लाउडनेस को मेजर करेंगे वो होता है हमारा डेसिबल, ठीक है, वो होती है हमारी डेसिबल। तो इसी के साथ हमारा ये वाला लेसन यहीं पर फिनिश होता है। आई होप कि जितनी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने यहाँ पर कराई हैं आप लोगों ने सब फॉलो की होंगी, और ये पूरा जो पीपीटी है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हो या वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। मुझे अनअकैडमी पर भी ज़रूर से फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर मैं आज एक नया कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल्स में, जो कि होगा हमारा टॉर्शन के ऊपर। तो थैंक यू सो मच।